26 जून को हम ये नशीली दवाओं और अवैध तस्करी के खिलाफ जो जागरूकता है उसके खिलाफ एक दिवस मनाते हैं। और इस दिवस की थीम जो है इस बार रखी गई है कि नशा नहीं, स्वास्थ्य अपनाओ। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो ये नशा है वो स्वास्थ्य को तो आपके पूरे बिगाड़ ही देता है, लेकिन ये जानकारी होते हुए भी क्यों इसका जो जाल है वो इतना फैल रहा है भारत में? देखिए, आप जो बताया जाल फैल रहा है क्यों, इसका देयर आर नंबर ऑफ रीजंस। वन इज द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। जी, हम लोग जानते हैं इंडिया का जो लोकेशन है बिटवीन द गोल्डन क्रिसेंट एंड द गोल्डन ट्रायंगल, as a result this has become a big transit point for drugs, and easy availability of drugs is creating the problem. Second जो है हमारा law enforcement, इसका भी there are lots of gaps in a sense that large number of cases we find that some petty offenders are punished, but the main drug traffickers, nothing is done. Nothing is done to confiscate their property. Very few of them are brought to book. Later on I'm sure जायसवाल जी आपको बताएगा कि क्या क्या काम और क्या क्या पदक्षेप नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उठाया, बट बाय एंड लार्ज लॉ एनफोर्समेंट लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। एंड थर्ड इज द अवेयरनेस पार्ट ऑफ इट, कि इसका जो आप बताया इसका भयावह रूप क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होते हैं। साहब ने सबसे पहला कॉज बताया कि ड्रग्स जो हैं उन पर कोई रोक नहीं हो पा रही है। आप तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से हैं, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का क्या रोल है? क्या वो ड्रग्स की सप्लाई और कंजम्पशन पर रोक नहीं लगा पा रही है? केंद्र सरकार और ने जो हमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जो मैंडेट दिया है, पहले हम उसको 2 मिनट समझ लें। बिल्कुल। सबसे पहला जो हमारा काम है कि हम केवल एक एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है, क्योंकि हमारी 500-600 लोगों की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। जी। हमारा पूरा काम जो है सरकार ने एनडीपीएस एक्ट में बनाया है कि हम लोग एक सेंट्रल अथॉरिटी हैं जो कि सारे, जैसे बीएसएफ है, स्टेट एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स है, डीआरआई है, कस्टम्स है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, हम लोग एक बेसिकली एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। और नेशनल कोऑर्डिनेशन हमारा सबसे पहला मैंडेट है। जी। दूसरा है इंटरनेशनल मैंडेट। इन 322 बिलियन यूएस डॉलर्स का है पूरे वर्ल्ड का। जी। जो कि कितने जीडीपी से, मैं कह रहा हूं, चाह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें इस ड्रग मैनेज से जूझना नहीं चाहिए या हमें एनफोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये केवल हिंदुस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे नेशनल एक प्रॉब्लम है जिसमें हिंदुस्तान भी बीच में आया हुआ है। आप बाएं तरफ देखें, वेस्टर्न सेक्टर में पाकिस्तान, वेस्टर्न सेक्टर में अफगानिस्तान हेरोइन आता है। आप ईस्टर्न सेक्टर में जाएं, म्यांमार है, बांग्लादेश है। हमारी प्रॉब्लम्स उस तरफ। जी। हमारे यहाँ हेरोइन की ही केवल प्रॉब्लम नहीं है जी, कैनबिस की प्रॉब्लम है, हशीश की प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की मेजर प्रॉब्लम है। जो ड्रग्स आपको आम केमिस्ट के यहाँ मिल सकता है, उसको लेके आप उसको इजीली अब्यूज कर सकते हैं। जी। आपको एक चीज और जानकारी दूंगा, केटामीन। केटामीन एक एनिमल हस्बेंड्री वैक्सीनेशन है। जी। वो अब्यूज होता है। आज के दिन आज हम लोगों ने हैदराबाद में 70 केजी केटामीन पकड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम जो पकड़ रहे हैं वो बहुत पकड़ रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि जो प्रॉब्लम यूएन की रिपोर्ट कहती है कि विश्व में 20 करोड़ लोग एक बार जिंदगी में जरूर नशा करते हैं। आपका क्या जवाब होगा कि क्यों इस नशे की लत खत्म नहीं हो रही और बढ़ ही रही है, खासकर युवाओं में? क्योंकि मैं आपको एक सर्वे बताना चाहूंगी कि एक चाइल्ड इंडिया फाउंडेशन करके है जो कहती है कि 64% लोगों में से ज्यादातर जो लोग हैं वो 18 से कम उम्र के जो लोग हैं वो नशे की लत में ज्यादा पड़ते हैं। तो आप क्या कहेंगे सबसे पहले कि ये एडिक्शन की लत क्यों, ये एडिक्शन क्यों है और खासकर युवाओं में ये चलन क्यों बढ़ रहा है? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो नशे की जो उम्र थी पहले वो कभी 18, और अक्सर घरों में यही कहा जाता था कि बेटा जब बड़ा हो जाए तब पीना। जी। ये एक मैसेज दिया जाता था, जो कि इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सैंक्शन भी होता था, और वो लीगल ड्रग की बात करते थे हम, जिसकी अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हम बात जो कर रहे हैं वो इलीगल ड्रग्स की बात कर रहे हैं। मगर अल्कोहल भी उसी तरह से ही, बस इतना ही फर्क है कि वो लीगल ड्रग है। दूसरा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो पहले अछूते थे वो धीरे धीरे अब उस राह पे आ गए। ये खासतौर से स्ट्रीट चिल्ड्रन में
जो लोग आपको सड़कों पे मिलते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर शौक के लिए नहीं पीते, जीने के लिए जो जिसको कहते हैं ना एक वहाँ पर जद्दोजहद करनी पड़ रही है, उसको जीने के लिए उनको पीना पड़ता है कई बार जी। मगर मैं इसको ये मतलब नहीं कर रहा हूँ कि इसका ये होना चाहिए ऐसा, मगर ये उनकी जरूरत बन जाती है जी। पर ये कुछ ही एक पार्ट है, एक ऐसा पार्ट नहीं ये है भी कि है सिर्फ वही तबका जिसको ना, जरूरत है वही कुछ मौज मस्ती के लिए भी मौज पी मस्ती रहे के हैं। लिए, मगर उसको मौज मस्ती भी नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि कहीं ना कोई मेंटल इशू, क्योंकि अगर आप देखें तो युवाओं में तकरीबन 20% लोगों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये समस्या आपको मिलती है जी। तो उसके लिए अगर क्या होगा, अवेयरनेस नहीं है, लोग जब इलाज के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि स्टिग्मा जुड़ा हुआ है कि मैं अगर किसी काउंसलर के पास जाता हूं तो मुझे लगता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, कहीं मैं छुप जाता हूं उससे। तो जब मैं और नशा लेना जो है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेड है, तो लोग जो है, बच्चे जो है उस तरफ चले जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा जो है, कहीं ना कहीं हम जिम्मेदारी जो है वो बच्चों पे दिए जा रहे हैं, यानी कि इंडिविजुअल पे दे रहे हैं। बिल्कुल। पॉलिसी जो हमारी है वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है। बिल्कुल। दुनिया भर में एक बड़ी कोशिश हो रही है कि जो कैनबिस है और जिसको हम लाइट ड्रग्स कहते हैं, जबकि लाइट कोई नहीं है, उतनी ही खतरनाक है सारी की सारी। बिल्कुल। केवल फर्क है लीगल और इलीगल का। उसको एक्सेप्टेंस दिलाने का, लीगल करने का एक बहुत मुहिम छिड़ी हुई है दुनिया भर में, जिसमें हिंदुस्तान भी पीछे नहीं है जी। दूसरा ये, क्योंकि इतना बड़ी प्रॉब्लम है इसलिए हम उसको एक्सेप्ट कर लें, या इतनी ज्यादा अवेलेबल है इसलिए हम एक्सेप्ट कर लें, ये मुझे नहीं लगता कि हमारे को ये, फिर इसका मतलब फिर तो हमें सभी कुछ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जी। दूसरा सवाल आता है ये कि जो हमारे यहाँ पर पुलिस, यानी कि पुलिस का काम अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से एनसीबी का इंपॉर्टेंट है कि वहां पर पैसे का सवाल नहीं है कि कितने रुपए की ड्रग पाई गई, कितने हजार लोग उससे मर सकते थे, ये सवाल क्यों नहीं उठा रहे हम कि वहां पर उन चीजों के लिए जो इसमें जा रहे हैं, क्योंकि सप्लाई एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर आपकी अल्कोहल की या अगर वहां पर अवेलेबल है तो व्यक्ति सोचना भी चाहे, आज मैं आपको डिले कर रहा हूं, मैं नहीं लेना चाह रहा हूं, मैं तो मेरे सामने अवेलेबल है तो मैं ले लेता हूं। तो ये जो चीज अवेलेबिलिटी जो है बहुत महत्वपूर्ण है और अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उससे बच नहीं सकते, चाहे वो पुलिस के लेवल पे हो, चाहे वो एनसीबी लेवल की बात हो, चाहे पॉलिसी की बात हो। तो ये जो एक हमारा, इसमें फार्मा कंपनी भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है, क्योंकि फार्मा कंपनी का सीधा फायदा होता है इसके अंदर। जब भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, बांग्लादेश और नेपाल और दूसरे देश ये सब हमारे ऊपर एक इल्जाम लगाते हैं कि आप लोग फार्मा यहाँ से ये फेंसिडिल और ये सब चीजें जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो लीगली रूप से चीजें अवेलेबल हैं, उसमें मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हमारा जो डॉक्टर है उनसे भी कहीं गलती हो जाती है। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर समय के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि अक्सर क्या होता है वो अनडेटेड होता है, यानी कि मैं केमिस्ट के पास जाऊं, मैं जितनी जिंदगी भर के लिए ले सकता हूं मैं उसी एक प्रिस्क्रिप्शन से। जी वात्सन साहब, चलिए अगर एक इंसान को नशे की लत से छूटना है, छोड़ना है, या उसके परिवार वाले चाहते हैं कि जो इंसान नशे की लत में है उसको छुड़ाना चाहते हैं वो नशे की लत, तो किस तरीके से पुनर्वास केंद्र सहायक होते हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है वो है कि जो लोग नशे में ग्रसित हो गए एक बार, क्योंकि एक दिन में पहली बार अगर आदमी नशा ले रहा है जी और बार बार रिपीट कर रहा है जी, तो पहली बार को ही हमें रोकना होगा, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो सिगरेट का हो, क्योंकि सिगरेट भी लीगल ड्रग है। बिल्कुल। तो उस लीगल ड्रग को हमें वहीं से रोकना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं वो बच्चे वहीं पर ही सिगरेट और तंबाकू से उनकी शुरुआत हो जाती है। और जैसे आपने कहा करेक्शन फ्लूइड जो कि अवेलेबल है, ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, मगर सवाल वहाँ से आता है कि हम जो व्यक्ति इलाज करवाना चाह रहा है, अक्सर क्या होता है कि जब हम इलाज लोग जो, जैसे मैं खुद इलाज करता हूँ मैं, तो वो व्यक्ति जब वहाँ पर आते नहीं है, यानी कि अक्सर उनके घर वाले आते हैं। तो जो जागरूकता बहुत जरूरी है वो है फैमिलीज के अंदर, कि वो किस तरह से उनको वहाँ से ला सकें। मगर क्यों नहीं आता वो बच्चे जो लोग नशा ले रहे हैं, क्योंकि वो अंदर से घबराया हुआ है, अंदर से टूटा हुआ है, अंदर से वो बिल्कुल सहायता मांगना नहीं चाहता, क्योंकि अंदर से ताकत नहीं है। तो उसको, यानी कि अगर हम केवल ट्रीटमेंट सेंटर्स को सोचें कि लोग आएंगे और इलाज करवाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम की जो उनकी रिपोर्ट थी और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की, उसमें ये बात पाया गया कि तकरीबन 5 से 6 साल लग जाते हैं किसी व्यक्ति को नशा इतना एडिक्ट बन गया में और नहीं पहुंचने में, उसको अभी सेंटर ही नहीं पहुंच पाता। तो जब वो सेंटर ही नहीं पहुंच पा रहा, क्या हम उन लोगों के लिए कोई ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं कि वो अगर इलाज लेना नहीं भी चाह रहा है, पहली चीज।
दूसरा ये कि वो अपने को तैयार ही नहीं है कि मैं एडिक्ट हूँ, ये कहता ही नहीं मैं एडिक्ट हूँ, तो क्या भी हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं बीच में जी। क्या हम उनको जोड़ सकते हैं? क्योंकि वो इतना देर लगना नहीं चाहिए जी। अगर पहली चीज तो ये आती है। दूसरा ये कि हम फैमिली हमको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर व्यक्ति खुद इलाज नहीं करवाना चाह रहा तो फैमिलीज को डी एडिक्शन सेंटर जाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पर फैमिलीज के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। तो उससे मैंने बहुत सक्सेस देखी है कि जो व्यक्ति इलाज के लिए तैयार नहीं होता है, जब फैमिलीज के साथ काम करना शुरू कर देते हैं तो वो मदद वहां पहुंच जाती है। बिल्कुल। दूसरा आता है साहब ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप ये बताएं कि एक तो फैमिलीज का आना बहुत जरूरी है, उनको अवेयरनेस बहुत जरूरी है, लेकिन जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको ये भी एहसास हो कि वो जिस लत में है उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, किस हद तक ये नशा उनके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, ये भी बताना बहुत जरूरी है। तो आप ये बताएं। देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है, क्योंकि ये एक सस्ता नशा नहीं है जी, इसके लिए पैसा चाहिए होता है, और सबसे बड़ी बात यह कि आपका जो लीगल पैसा है वो इलीगल में कन्वर्ट हो रहा है गैर कानूनी ढंग से, क्योंकि आप ऐसे तरीके अपनाने शुरू कर देते हैं घर में, क्योंकि आप कोई भी एक आम आदमी है वो नशे को जारी नहीं रख सकता पैसे के हिसाब से। दूसरा ये कि एक वो मानसिक रूप से इतना छोटा अपने को महसूस करने लगता है कि अब वो सबसे छुपने लगता है जी। तो जो छुपने की स्थिति है वो यानी कि आइसोलेशन की स्थिति है। और तीसरे जो है स्टिग्मा, इसके साथ एक धब्बा लग जाता है कि ये नशेड़ी है, जबकि व्यक्ति नशा लेता है, व्यक्ति प्रॉब्लम नहीं है, जो नशा ले रहा है वो प्रॉब्लम है। तो यानी कि अगर हम उस तरफ ध्यान देंगे तो ज्यादा हम उसकी मदद कर पाएंगे। तीसरी जो चीज है कि वहां इसके बीच में जो हम मदद है, यानी कि हम उनको डरा तो रहें, क्योंकि हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अवेयरनेस प्रोग्राम में क्या है वो डर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि डर का नहीं। मैं समझता हूँ उनको, जैसा आपने कहा, स्वास्थ्य को बढ़ाया जाए, डराया ना जाए बल्कि स्वास्थ्य को बढ़ाया जाए। तो स्वास्थ्य के लिए क्या क्या हो सकता है उसके लिए काम करा जाए। बिल्कुल। वात्सन साहब, राघव जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ गुजरात से। राघव जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी राघव जी, सवाल पूछें। हाँ, मेरा सवाल है, मैं गुजरात से राघव भाई बोल रहा हूँ। जी राघव जी। हाँ, मेरा सवाल है, शराब की लत छुड़वाने के लिए अस्पताल डिस्ट्रिक्ट में किस जगह उसको ट्राई किया जा सकता है, और उसको वो दवाई वो जिसमें शराब की लत लगी है उसको छुड़वाने के लिए उसको ट्राई मिल सकती है, अथवा उसको कौन सी दवाई मेडिकल में से प्राइवेट हम खरीद सकते हैं, उस दवाई का नाम, इंजेक्शन का नाम आप दे सकते हो? जी राघव जी। सुनील वात्सन साहब, आपके लिए ये सवाल कि कैसे ये राघव जी जो पूछना चाह रहे हैं कि अगर ये अस्पताल पहुंचे और वहां ये बोलें कि हाँ मुझे नशे की लत छुड़वानी है, तो किस तरीके से अस्पताल सहायक हो सकते हैं? देखिए, दो तरह के सेंटर्स चल रहे हैं। एक है डी एडिक्शन सेंटर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ मिलकर के हो रहे हैं, वो तकरीबन 400 के करीब ऐसे हैं, और उसी तरह के 150 के करीब हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हैं। ये सेंटर्स हैं जहां पर आपको, क्योंकि ये बीमारी केवल शारीरिक नहीं है, ये सिरदर्द नहीं है कि दवाई खाइए और आपका हो जाएगा ठीक, ये बायो साइको सोशल, यानी कि इसमें सारे एस्पेक्ट्स जुड़ने बहुत जरूरी हैं। तो काउंसलिंग भी चाहिए उसके अंदर उस व्यक्ति का जो शारीरिक जो परेशानी होगी उसके लिए दवाइयां भी चाहिए जी। तो ये जो चीज़, और एक फैमिली सपोर्ट भी चाहिए उसके अंदर, वो सारी चीज़ें होना बहुत जरूरी है। तो वो जाएं। दवाई कोई एक ऐसी नहीं है कि एक दवाई ले ली जाए और उससे एडिक्शन दूर हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाकर के बताना, और ये डॉक्टर पर छोड़ दीजिए कि वो क्या दवाई देते हैं, क्योंकि जहां हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं, समस्या यही है कि हम खुद स्वयं डॉक्टर बन गए, जबकि ये काम डॉक्टर का है और डॉक्टर ही डिसाइड करे कि उनको क्या दवाई चाहिए। बिल्कुल। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन वात्सन साहब, मैं ब्रेक लेने से पहले आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि आप उनके जो, जैसे कि वो परिवार आगे आ रहा है कि उनकी शराब की लत को छुड़वाना चाहता है, आप कुछ शब्दों में बताएं कि कैसे वो शराब की लत छुड़वा सकते हैं। पहली चीज तो आपने पूछा था कि कोई ऐसी ड्रग हो सकती है जो कि हम उनको दें और वो उनको बिना बताए इलाज हो सकता है। बिल्कुल। ये एक बहुत खतरनाक अप्रोच होगी अगर आप उनको बिना बताए कोई ड्रग देते हैं। और अगर कोई ऐसा बाबा या कोई ऐसे व्यक्ति जो क्वैक्स है, वो अक्सर ऐसी फार्माकोलॉजिकल दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं जिनका दुरुपयोग और उसे फेटल हो सकता है, यानी कि उसकी मौत तक हो सकती है। ऐसे हमारे को ड्रग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अल्कोहलिक एनोनिमस एक ऐसी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, हर जगह आपको मिलेंगे, जहां पर कहते हैं कि घायल की गति घायल जानता है। जो लोग पहले नशा लेते थे, अगर आप उनके और आपके भाई के साथ उनका मुलाकात करवाएंगे तो आपको उसमें तुरंत सहायता और तैयार होने में मदद मिलेगी। बिल्कुल। वात्सन साहब, ब्रेक का वक्त हो। गुड इवनिंग मैम।
जी वेरी गुड इवनिंग। मैं सुनील जी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ जी। मैं ये पता करना चाह रहा हूँ, अगर हमें अपने पेशेंट के लिए काउंसलिंग लेनी है तो मेरठ के नजदीकी कौन से सेंटर है जहाँ से अच्छी काउंसलिंग मिल सकती है हमें? बिल्कुल सुनील जी। देखिए मेरठ में दो तरह के वहाँ सेंटर्स चल रहे हैं। एक प्राइवेट जो लोग रिकवरिंग यानी कि जो पहले नशा लेते थे और अब छोड़ करके वो वहाँ पर चला रहे हैं, एक वो सेंटर है। और एक सेंटर जो है मिनिस्ट्री ऑफ जागृति के नाम से है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के फंडिंग से है। और तीसरा वहाँ पर जो आपका साइकियाट्री डिपार्टमेंट है वहाँ भी एक डी एडिक्शन सेंटर जो चला रहे हैं और इस तरह का वहाँ संपर्क कर सकते हैं। तो वहाँ काफ़ी ऐसे डी एडिक्शन सेंटर्स हैं जिनको जाकर के वो मदद ले सकते हैं। और अगर कुछ ना हो तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की जो अल्कोहलिक अनोनिमस की मैंने आपको मीटिंग्स बताई हैं, नारकोटिक अनोनिमस की मीटिंग्स होती हैं, उनमें आप जाकर के संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो अभी आपने जो कहा है स्कूलों के लिए, स्कूलों में एक बहुत जरूरी है कि हर स्कूल के लेवल पे एक स्कूल ड्रग पॉलिसी होना चाहिए। अगर वहाँ पॉलिसी होगा तो नेचुरली एक क्लैरिटी होगा कि उस बच्चे के साथ क्या किया जाए। अक्सर क्या होता है कि उस बच्चे को जैसे ही पता लगता है कि वो सिगरेट पी रहा है या नशा ले रहा है, उसको निकाल दिया जाता है। जबकि स्कूल की उस समय जरूरत थी, स्कूल उस बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत थी स्कूल की, मगर क्योंकि कोई भी नाम, क्योंकि हमारे यहाँ पर नशा लेना और नशे के बारे में बातचीत करना ये अपने में एक बहुत बड़ा टैबू है, यानी कि इस पे एक धब्बा माना जाता है। परिवार में भी बातचीत नहीं होती, स्कूल में भी बातचीत नहीं होती। जैसा आपने कहा ये एक इनिशिएटिव्स हैं जो इस तरह के काम हुए हैं, स्कूल्स ने सामने आए हैं, मगर वहां पर हेल्थ के साथ साथ ड्रग्स के बारे में भी बातचीत की जाए। बातचीत करने से ड्रग्स फैलती नहीं है, बचाव होता है। बचाव होता है। शर्मा जी आखिरी में वक्त बहुत कम है और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कन्विक्शन रेट की दर को कैसे सुधारा जाए, और क्या आप अधिवक्ता होने के नाते ये मानते हैं कि अब इस कानून में 1985 के बाद अब 2013 में क्या इस कानून में संशोधन की जरूरत है? मेरे ख्याल से तो संशोधन की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन इसको इन्फोर्समेंट जो है ना वो अपने आप में थोड़ी सी पुअर है। बिल्कुल। कन्विक्शन रेट्स बहुत हमारे यहाँ पुअर है। 50% कन्विक्शन है हमारे, एटलीस्ट 50% ही कहूँगा मैं, इससे ज़्यादा नहीं है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग काफ़ी लोगों की, एक तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज उन्हीं है। हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो थोड़ा सा पुअर है, क्योंकि उसमें प्रॉपर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे कोर्ट्स में पूरा, इवन आप यू विल एस्टोनिश के हमारे दिल्ली में कुल 6 या 7 NDPS की कोर्ट्स होंगी। आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे, इंटेलिजेंट नहीं मिलेंगे, उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होगी, तो एजेंसीज भी क्या करेंगी? बिल्कुल। विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाते हैं, फॉरवर्ड नहीं आएंगे, बिकॉज उनको किसी तरह का खतरा है, कोई किसी तरह का लगा। लेकिन इस तरह से हम सबको मिलके इसको जागरूक बना के और इस एजेंसी को भी हमें साथ दे के और लॉ को भी हमें अच्छी तरह से उसको करना। जयसवाल साहब जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? फिर से वही दोहराऊंगा, थिंक हेल्थ नॉट ड्रग्स। जिंदगी को हाँ कहिए, नशे को ना कहिए। ये हमारा 26 जून का एक प्रण हो। जयसवाल साहब ने कहा जिंदगी को हाँ कहिए, नशे को ना कहिए। नशीले पदार्थ और अवैध तस्करी के लिए हमारे पास कानून तो मौजूद है, लेकिन सिर्फ कानून ही पर्याप्त नहीं है। आपकी ये सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है कि आप इस बर्बादी से बचें और दूसरों को भी इस बर्बादी से बचाएं, क्योंकि इसकी आखिरी मंजिल सिर्फ बर्बादी है और इसको छोड़कर आपकी जीत है। अब फैसला आपके हाथ।